गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रासायनिक संयोग के नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाने वाला हूं और क्वेश्चन सॉल्व करवाते समय ही मैं आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट भी डिटेल में समझा दूंगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को साइंस में केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाइएगा और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। और अभी मैं आपको ये क्वेश्चन याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है तो मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, और अगर आप ट्रिक को समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्राउस्ट ने, यानी स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये किसने किया था? ये किया था प्राउस्ट ने। अब देखिए यहाँ पे प्राउस्ट लिखा है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है जोसेफ प्राउस्ट। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको पूरा नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जोसेफ मैंने यहां पे लिख दिया, प्राउस्ट तो आपका लिखा ही हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। और ये कहां के वैज्ञानिक थे? ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और फ्रांस से बिलोंग करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट नहीं लर्न हो रहा है तो मैं अब आप लोगों को यहां पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखिए आपको यहां पे एक शब्द पे ध्यान देना है जो आपका लिखा हुआ है स्थिर। क्या लिखा है? स्थिर लिखा हुआ है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या है? वो काफी स्थिर है। अगर व्यक्ति स्थिर है तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति शक्तिशाली है, और व्यक्ति शक्तिशाली है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा घमंड। और घमंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राउड बोलते हैं। अब देखिए इस प्राउड में आपका प्राउस्ट का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राउड और प्राउस्ट। तो आप इस ट्रिक को कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए आपको यहां पे इस शब्द पे ध्यान देना है जो आपका यहां पे लिखा हुआ है स्थिर। आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या है? काफी स्थिर है। और अगर व्यक्ति स्थिर है तो वो क्या है? वो शक्तिशाली है। और अगर व्यक्ति शक्तिशाली है तो उसके अंदर क्या होगा? घमंड होगा। और घमंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राउड। और प्राउड में आपका प्राउस्ट का साउंड आ रहा है। तो बड़े आसानी से आप इस ट्रिक को कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन लर्न करना चाहते तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, और आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्राउस्ट ने। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में मैं आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, अगर आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे,
तो सेम इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका लिखा है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा रिक्टर ने। किसने किया था? रिक्टर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया था रिक्टर ने। रिक्टर का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है जेरेमाइस बेंजामिन रिक्टर, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है जेबी रिक्टर। क्या लिखा जाता है? जेबी रिक्टर। जे से मतलब हो जाएगा जेरेमाइस, बी से हो जाएगा बेंजामिन, और रिक्टर तो यहां पे लिखा ही हुआ है। और ये कहां के साइंटिस्ट थे? ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था जेबी रिक्टर ने। पूरा नाम है जेरेमाइस बेंजामिन रिक्टर। अब चलिए आपको मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है किन यौगिकों से होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी CO2, CH4 और H2O। CO2 से हमारा मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 से हमारा मतलब हो जाएगा मीथेन, और H2O से हमारा मतलब हो जाएगा जल। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको ये फॉर्मूले के रूप में ऑप्शन लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे CO2 की जगह कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 की जगह मीथेन और H2O की जगह आपको जल लिखा हुआ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जहां पे आपको ऑप्शन में CO2, CH4 और H2O साथ में लिखा हुआ मिले, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि किन यौगिकों से होती है। तो ये होती है CO2, CH4 और H2O से। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि सीसे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में यह पता करना होगा कि ये जो आंकड़े हैं ये किस नियम की पुष्टि कर रहे हैं, तभी तो आप बता पाएंगे किस नियम को किसने प्रतिपादित किया था, किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूं, और अगर ट्रिक समझ जाएंगे ना तो मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आपको ध्यान कहां पे देना है? आपको ध्यान देना है इस वर्ड पे जो आपका लिखा है ऑक्साइडो। क्या लिखा है? ऑक्साइडो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लिखा हुआ मिले ऑक्साइडो या फिर आपको लिखा हुआ मिले क्या? ऑक्साइड। क्या यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑक्साइड, तो आपको ध्यान रखना है ये 2 वर्ड अगर आपको लिखे हुए मिले, ऑक्साइडो या फिर ऑक्साइड, और आपको कुछ आंकड़े दिए हो और आपसे पूछा जाए कि ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलेंगे? गुणित अनुपात का नियम। ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से ट्रिक रिपीट करके आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, आपको ध्यान देना है एक वर्ड पे। देखिए, जैसे यहां पे आपका ऑक्साइडो लिखा हुआ था, या फिर आपको ऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो अगर आपको ऑक्साइडो या फिर ऑक्साइड लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में, और आपको कुछ आंकड़े दिए हो और आपसे पूछा जाए कि ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। और गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डाल्टन ने। डाल्टन का पूरा नाम जॉन डाल्टन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? जॉन
और डाल्टन तो आपका ऑप्शन में लिखा ही हुआ था, मैं यहाँ पे फिर से आपको लिख के बता देता हूँ, जॉन डाल्टन, ये आपको ध्यान रखना है। जॉन डाल्टन ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। चाहे ब्रिटेन बोलिए चाहे इंग्लैंड बोलिए, बात एक ही होगी, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड और इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोला जाता है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। तो मात्र आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको केवल एक वर्ड पे यहां पे ध्यान देना था, ऑक्साइडो लिखा हुआ था, जहां पे आपको ऑक्साइडो या फिर ऑक्साइड लिखा हुआ मिले और क्वेश्चन में आपको कुछ आंकड़े दिए हो और आपसे पूछा जाए कि किस नियम की पुष्टि करते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे गुणित अनुपात के नियम की। और यहां पे यह भी पूछा गया था कि इस नियम को प्रतिपादित किया था, तो यह किया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं। अब देखिए यहां भी आपका ऑक्साइड लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा है कि प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47%, 61.78% तथा 51.68% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं, यानी यह आंकड़े किस नियम को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए दिया गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन सी दिया तुल्य अनुपात का नियम और ऑप्शन डी दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए मैंने आपको अभी ऊपर ही ट्रिक बताई थी, अगर आपको ऑक्साइड लिखा हुआ मिले और आपको कुछ आंकड़े यहां पे दिए हो और आपसे पूछा जाए कि ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे गुणित अनुपात के नियम की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्साइड लिखा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गुणित अनुपात का नियम। तो कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बिना पेन उठाए। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो काफी टाइम आपका लगेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है आपका। और देखिए हो सकता है बीच में आपसे कोई गलती भी हो जाए और क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाए। तो इससे अच्छा आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए, मात्र आप 5 सेकंड के अंदर या इससे भी कम में अपना आंसर कर पाएंगे। जैसे आप देखिए ऑक्साइड लिखा है, आपको आंकड़े दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि आंकड़े दर्शाते हैं गुणित अनुपात का नियम, तुरंत आप बताएंगे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इसी को फॉलो कीजिएगा, इसी ट्रिक को, क्योंकि ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए हैं इस चैप्टर में, अभी मैं आगे भी आपको इस ट्रिक की हेल्प से 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप तुरंत बोलेंगे जॉन डाल्टन ने किया था। अभी ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि 10.0 ग्राम या फिर आप बोल सकते हैं 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 5.6 ग्राम CaO एवं 4.4 ग्राम CO2 देता है। दिया हुआ आंकड़ा किस नियम का समर्थन करता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में भी पूछा गया था। आंकड़े भी आपके यही दिए गए थे, बस यहाँ पे ऑप्शन में थोड़े चेंजेस कर दिए गए थे। तो जो 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। अभी आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पता है। हमें पता है यहाँ पे दिया 10.0 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 5.6 ग्राम CaO एवं 4.4 ग्राम क्या दे रहा? CO2 देता है। तो चलिए इसको हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए CaCO3 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, गर्म करने पर तो ये सिंबल हम यहाँ पे बनाएंगे, जो सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया, क्योंकि गर्म करने की बात हो रही है, एरो, और यहाँ पे ये सिंबल ऊपर मैंने बना दिया। गर्म करने पर क्या दे रहा है? CaO और प्लस CO2 दे रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए CaCO3 की मात्रा कितनी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि CaCO3 का द्रव्यमान कितना हमें दिया गया क्वेश्चन में, 10.0 ग्राम या फिर आप बोल सकते हैं 10 ग्राम।
ठीक है। और ये जो CaCO3 है ये क्या है, ये अभिकारक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अभिकारक क्या होता है अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा और आप लोगों को पता भी होगा। तो गर्म करने पर CaO प्लस CO2 मिल रहा है। अब CaO की मात्रा 5.6 ग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं कि CaO का द्रव्यमान हमें 5.6 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। और CO2 की मात्रा, या फिर आप बोल सकते हैं CO2 का द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया, 4.4 ग्राम दिया हुआ है। ये जो आपको यहाँ पे CaO प्लस CO2 मिल रहा है ये क्या है, ये उत्पाद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद के बारे में डिटेल में बता देता हूं। तो अभिकारक ये क्या होता है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यह रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर लिखा जाता है। तो देखिए तीर का चिन्ह ये आपका है और देखिए ये यहाँ पे क्या बाईं ओर ही तो आपका लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड ही तो लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और यह रासायनिक अभिक्रिया, या फिर आप बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो लेफ्ट साइड आपका ये अभिकारक आपका लिखा हुआ है। तो आई होप अभिकारक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उत्पाद की। ये उत्पाद क्या होता है, तो देखिए उत्पाद को हम इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है उससे हम क्या कहते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। और यह रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो ये तीर का निशान है और इसके दाहिनी ओर ही आपका ये उत्पाद यानी प्रोडक्ट लिखा हुआ CaO प्लस CO2। तो आई होप आपको अभिकारक और उत्पाद ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे CaCO3 की मात्रा, या फिर आप बोल सकते हैं CaCO3 का द्रव्यमान हमें कितना दिया है, 10.0 ग्राम दिया है। और जो हमें यहाँ पे उत्पाद मिल रहा है CaO और CO2, इसकी मात्रा या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान हमें कितना दिया गया, देखिए CaO का दिया 5.6 ग्राम, ये मैंने लिखा, और CO2 का दिया है 4.4 ग्राम। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखिए 6 और 4 10 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 0 कैरी, यहाँ पे 1 आएगा, इस 1 को ऐड कर लेंगे, देखिए 5 4 9 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे यानी 10.0। सेम यही फिर से हमें मिल रहा है 10.0 ग्राम यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अभिकारक का द्रव्यमान है 10.0 ग्राम, सेम हमारा यहाँ पे उत्पादों का भी द्रव्यमान मिल रहा है 10.0 ग्राम जब हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, अतः दिए गए आंकड़े द्रव्य की अविनाशिता के नियम का समर्थन करते हैं। दिए गए आंकड़े आपके यहाँ पे द्रव्य की अविनाशिता के नियम का समर्थन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए द्रव्य की अविनाशिता का नियम बोलिए या फिर आप बोलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बात एक ही होगी, मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलिए या फिर द्रव्य की अविनाशिता का नियम बोलिए, ये दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग यहां पे लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको यहां पे द्रव्यमान संरक्षण या फिर द्रव्य की अविनाशिता का नियम बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। तो अभिक्रिया से पूर्व यहाँ पे द्रव्यमान 10 ग्राम था, 10.0 ग्राम, और अभिक्रिया होने के बाद भी यहाँ पे 10.0 ग्राम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
जाएगा कि ये आंकड़े द्रव्य की अविनाशता के नियम का समर्थन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का समर्थन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख दिया गया था द्रव्य की अविनाशता के नियम की जगह। तो दोनों एक ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन आप लोगों के और बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस? मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर आप बोलिए कि द्रव्य की अविनाशता के नियम का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था, यह आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं। आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि द्रव्य की अविनाशता का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो अगर आपसे सर्वप्रथम पूछा जाएगा, क्या सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे लामनोसाव। क्या बोलेंगे? लामनोसाव। ये आपको ध्यान रखना है। ये आंसर आपका कब होगा? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, या फिर आपसे पूछा जाए कि द्रव्य की अविनाशता का नियम, इसे सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। अगर सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे लामनोसाव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि किसने की थी। क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि किसने की थी, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्रव्य की अविनाशता के नियम की पुष्टि किसने की थी। तो आप बोलेंगे लेवोशिए ने की थी। क्या की थी? किसने की थी? लेवोशिए ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक है ना, तो आप उस बुक में चेक कर लीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का पूरा नियम दिया गया है, और ये जो दोनों क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए, ये भी आपका दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्य की अविनाशता का नियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में भी सॉल्व करवाऊंगा। तो एक बार जो दोनों क्वेश्चन मैंने बोले, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते। एक तो पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर आप बोल सकते हैं कि द्रव्य की अविनाशता का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो अगर सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे लामनोसाव, जो कि एक रशियन वैज्ञानिक थे। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि किसने की थी, अगर पुष्टि पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे लेवोशिए ने की थी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। ऑप्शन ए दिया गुणित अनुपात के नियम अनुसार, ऑप्शन बी दिया व्युत्क्रम अनुपात के नियम अनुसार, ऑप्शन सी दिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, और ऑप्शन डी दिया स्थिर अनुपात के नियम अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। तो आपको ध्यान रखना, जो रासायनिक समीकरण है, जो केमिकल इक्वेशंस है, वो किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? ये होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि द्रव्य की अविनाशता का नियम, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
चाहे आप द्रव्य की अविनाशिता का नियम बोलिए, चाहे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलिए, बात एक ही होगी। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है? यहां पे नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन ए दिया है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, ऑप्शन बी दिया नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, ऑप्शन सी दिया ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए, और ऑप्शन डी दिया गया अपचयन अभिक्रियाओं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है? तो ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में करवा रहा हूं अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे लिखा है कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अव्ययी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए यह यहाँ पे आपका पूरा रूल ही लिखा गया है और रूल ही आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रूल आपका है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, या कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो नियम आपका लिखा है किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अव्ययी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, तो यहाँ पे स्थिर अनुपात के नियम की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा किस नियम की बात हो रही है? स्थिर अनुपात के नियम की बात हो रही है। और स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये किया था प्राउस्ट ने। इनका पूरा नाम है जोसेफ प्राउस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा प्राउस्ट। और वैसे भी आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे। देखिए क्या लिखा है कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अव्ययी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित। निश्चित का मतलब क्या? यानी स्थिर। और यहां पे बात क्या हो रही है? स्थिर अनुपात के नियम की बात यहां पे हो रही है, जिसका प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे दिया है कि आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया? क्या लिखा है? आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने, स्वेट ने, लैगुसैक ने, गैलुसैक ने, और ऑप्शन डी आपका दिया है आइंस्टीन ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया गैलुसैक ने। किसने? गैलुसैक ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गैलुसैक, इनका पूरा नाम क्या है? जोसेफ लुइस गैलुसैक। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे गैलुसैक लिखा है ना, तो पूरा नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है। पूरा नाम क्या है? जोसेफ लुइस गैलुसैक। ये आपको ध्यान रखना है। तो आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था गैलुसैक ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आयतनों के संयोग का नियम इसको किसने प्रतिपादित किया था। ये तीन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड की बात यहां पे हो रही है। फिर लिखा है जिनमें क्रमशः 42.8% तथा 27.27% कार्बन है, वह उदाहरण है स्थिर अनुपात के नियम का, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, गुणित अनुपात के नियम का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी ऊपर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको ऑक्साइड लिखा हुआ मिले या फिर ऑक्साइडो लिखा हुआ मिले और आपको आंकड़े दिए हो और आपसे पूछा जाए कि आंकड़े किस नियम का उदाहरण है, किस नियम की पुष्टि करते, तो आप क्या बोलेंगे?
गुणित अनुपात के नियम की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी गुणित अनुपात के नियम का। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑक्साइड देखिए, तुरंत आंसर कीजिए गुणित अनुपात का नियम। मैंने आपको ये ट्रिक बताई है ना, ये 100% वर्क करेगी सभी क्वेश्चन पर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए सभी में ये ट्रिक अप्लाई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सेम उसी टाइप का जो अभी ऊपर मैंने आपको कराया। क्या लिखा है कि तांबे के ऑक्साइडों में, यहां भी क्या लिखा है? ऑक्साइडो लिखा हुआ है, में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है, इनसे नियम प्रतिपादित होता है। ऑक्साइडो लिखा हुआ है, कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम प्रतिपादित होता है यहां पे। तो क्या हो जाएगा? गुणित अनुपात का ही तो नियम होगा। गुणित अनुपात का नियम ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? ये आपका दिया गया ऑप्शन बी में। तुरंत क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। तो ये ट्रिक आपकी 100% वर्क करती है। और अगर आप बेसिक मेथड लगाने जाएंगे तो सबसे पहली बात, आप अपना टाइम यहां पे वेस्ट करेंगे और काफी लंबी प्रोसेस होगी, आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया ना कि जितने क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। तो ऑक्साइडो लिखा हुआ था, आंकड़े दिए गए थे, तुरंत हम क्या बोलेंगे? गुणित अनुपात का ये नियम है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये चैप्टर मैं आपको अगले पार्ट में फिनिश करवा दूंगा, यानी अगले पार्ट में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे लिखा है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड, फिर से यहां पे ऑक्साइड आपका लिखा हुआ है, फिर यहां पे क्या लिखा है? N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है, यानी किस नियम की पुष्टि करता है? ऑक्साइड की बात यहां पे हो रही है। ऑक्साइड लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुणित अनुपात का नियम। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गुणित अनुपात का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा था? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है। किस नियम की पुष्टि करता है? गुणित अनुपात के नियम की। ठीक है, तो यहां पे बस आपको ऑक्साइड पे ध्यान देने की जरूरत थी। अब यहां पे आंकड़े तो दिए नहीं हुए थे, लेकिन ऑक्साइड तो आपका लिखा हुआ था ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस टाइप के आपके यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन ही दिए गए थे जो मैंने अभी आपको ऊपर कराया कि ऑक्साइड आपको लिखा हुआ मिले और आंकड़े दिए और आपसे पूछा जाए कि किस नियम की पुष्टि करता है। 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए थे और जो ट्रिक मैंने बताई है ये सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो मात्र आप 2 से 3 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ट्रिक नहीं पता होगी तो फिर आप बेसिक मेथड लगाएंगे और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। फिर इसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 भी आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।